धौलपुर गांव में एक बबलू नाम का लड़का अपनी माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन आस्था भी थी। बबलू के पिता एक मेहनती किसान थे जो लोगों के खेतों में काम करके अपने घर का खर्च चलाते थे। लेकिन एक दिन खेतों में काम करने के बाद जब बबलू के पिता घर आए तो उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई और उसके ठीक अगले ही दिन बबलू के पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक से बबलू के सर पर आ गई। अभी बबलू की 10वीं की पढ़ाई खत्म हुई ही थी। ऐसे में बबलू ने घबराते हुए खुद से कहा, अब मैं कैसे पूरे घर का खर्च चलाऊंगा? इस उम्र में मैं भला क्या काम करूंगा? पर जो भी हो, मैं हार मानकर नहीं बैठ सकता। अगर मैं घबराऊंगा और यह सब सोचूंगा तो मेरी माँ और बहन का क्या होगा? ये कहकर बबलू ने खुद को संभाला और पिताजी के देहांत के एक सप्ताह बाद ही बबलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल सुबह शहर निकल जाऊंगा। वहां पर कुछ काम करके थोड़ा पैसा कमा लूंगा तो घर अच्छे से चलेगा। ये तो कैसी बात कर रहा है बेटा? अभी तेरे पिता को गए कितना ही समय हुआ है कि तू अब शहर जाने की बात कर रहा है, हम दोनों से दूर। माँ, पर आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ गांव में रहकर हम लोग अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ क्या ही करूँगा? अगर आप मुझे शहर जाने की इजाज़त दोगी तो मैं वहाँ कोई नौकरी कर लूँगा और नौकरी मिलते ही आपको और छोटी को भी अपने साथ शहर ले जाऊँगा। माँ चुपचाप एक कोने में बैठी बबलू की सारी बातें सुन रही थी और फिर आखिरकार माँ ने बबलू से कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर में तुम्हारे पिताजी की कई यादें हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अपनी बात बोलकर माँ रोने लगी। बबलू भी माँ की बात सुनकर भावुक हो गया और फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप उदास मत हो। मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। आप बस मुझे जाने की इजाज़त खुशी खुशी देना, क्योंकि छोटी को खूब पढ़ाना भी है और पिताजी का सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, पर मैं छोटी को डॉक्टर बनाना है। पिताजी का सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है माँ। बबलू की बात सुनकर माँ गहरी सोच में चली गई और ठीक अगली सुबह माँ ने खुद ब खुद बबलू को जगाते हुए उससे कहा, उठो बेटा, उठ भी जाओ। क्या तुम्हें शहर नहीं जाना? जल्दी से उठो, नहीं तो सारी बसें चली जाएंगी। माँ की ये बात सुनकर बबलू झट से अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और तैयार होकर अपनी छोटी बहन को गले लगाने के बाद घर से शहर के लिए रवाना हो गया। इधर शहर आते ही बबलू की नौकरी की तलाश शुरू हो गई। अब तो शहर आ गया हूँ, बस अब जो भी नौकरी मिल जाए मैं कर लूंगा। बबलू को उसी शाम एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। बबलू इस नौकरी को पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका रहना खाना सब कुछ इसी होटल में था, मगर उसकी पगार काफी कम थी। पर फिर भी बबलू खुश था और वो उसी वक्त से होटल में काम करने लगा। बबलू का स्वभाव काफी अच्छा था, इसी वजह से होटल का स्टाफ, होटल के मैनेजर बबलू से काफी खुश रहते और उसके स्वभाव के कारण ही होटल में आए ग्राहक भी बबलू के व्यवहार से खुश होकर उसे अच्छी खासी टिप देकर जाते। बबलू इस नौकरी से मिला पैसा अपनी जरूरत भर ही अपने पास रखता, बाकी सारे पैसे वो अपनी माँ के पास भिजवा दिया करता था। उसकी माँ और बहन भी बबलू के भेजे पैसे से गांव में खुश थे और उसकी बहन अपनी पढ़ाई मन लगा कर रही थी। एक दिन की बात है, होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को एक जगह बुलाकर कहा, कल से यह होटल बंद हो रहा है, इसलिए आज रात तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो, पर सुबह होते ही तुम सभी को होटल खाली करना पड़ेगा। मैनेजर की ये बात सुनकर बबलू के साथ साथ स्टाफ में मौजूद सभी लोग होटल बंद होने की खबर को सुनकर चौंक गए थे। होटल बंद हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? मालिक इस जगह पर शानदार होटल खोल रहे हैं,
यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को ही अपॉइंट करना चाहते हैं। जो कंप्यूटर जानते हो उन्हें ऐसा ही स्टाफ अपने नए होटल के लिए चाहिए। मैनेजर की ये बात सुनकर सब लोग चुप हो गए और अपने अपने कमरों में चले गए। रात भर कोई भी स्टाफ नहीं सोया और सुबह होते ही जब सब होटल छोड़कर जा रहे थे तो मैनेजर ने सबको रोकते हुए कहा, मैंने सारी उम्र इस होटल में गुजार दी। मेरा तो कोई भी अपना सगा भी नहीं है। जिसके पास में जाओ यही सब सोचकर कल रात में होटल के मालिक के पास गया था तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, पर इन पैसों पर अकेला मेरा हक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे आपस में बांट लेते हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर सभी के चेहरों पर थोड़ी खुशी आई, पर सब उदास मन से वहाँ से पैसे लेकर चले गए। मगर बबलू होटल के बाहर ही खड़ा रहा। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मैं माँ को क्या बोलूँगा? अपनी छोटी बहन से क्या कहूँगा कि मेरी नौकरी चली गई? नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकता। मुझे आज ही नई नौकरी ढूंढनी होगी। होटल के बाहर खड़े बबलू को परेशान देखकर होटल के मैनेजर ने उसके पास आकर उससे कहा, क्या हुआ बबलू? क्या तुम गांव नहीं जा रहे हो? नहीं सर, मैं गांव कैसे जा सकता हूँ? मेरी माँ और बहन इसी आस में खुश हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते? नहीं सर, मुझे आज ही नौकरी ढूंढनी होगी। अरे पर इतनी सुबह कहाँ जाओगे तुम? और इतनी सुबह सुबह कौन तुम्हें नौकरी देगा? एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, वहाँ अपना सामान रखकर तुम आराम से नौकरी ढूंढने चले जाना। मैनेजर की बात बबलू को भी ठीक लगने लगी, इसीलिए मैनेजर के कहने पर बबलू अपना सामान लेकर मैनेजर के घर चला गया। वहाँ पहुंचकर मैनेजर अपनी रसोई में चाय पकोड़े बनाने लगा कि तभी मैनेजर को रोकते हुए बबलू ने उससे कहा, अरे सर, आप बैठो, मैं आपको बढ़िया सी चाय और पकोड़े बनाकर खिलाता हूँ। मुझे यही बनाना आता है। मैनेजर भी बबलू की बात सुनकर हंस पड़ा और उसके हाथ में अपना किचन का काम सौंप दिया। बबलू ने थोड़ी देर बाद चाय और पकोड़े बनाकर रेडी कर लिए थे, जो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। पर जैसे ही चाय के साथ मैनेजर ने एक पकोड़ा मुंह में दबाया, अरे वाह बबलू, पकोड़े और चाय तो वाकई बहुत शानदार है। इसे खाकर तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, क्यों ना तुम चाय पकोड़े की अपनी ही दुकान खोल लो। इतना स्वादिष्ट बनाते हो, सच में बहुत चलेगी। मैनेजर की बात सुनकर बबलू को ये ठीक नहीं लग रहा था कि वो एक चाय की दुकान खोले। ऐसे में मैनेजर ने उससे कहा, अरे भाई, चाय की दुकान खोलने में आखिर क्या बुराई है? हमारे देश के प्रधानमंत्री वह भी तो चाय ही बेचते थे। हालांकि वो बात अलग है, आज तक किसी ने उन्हें चाय बेचते नहीं देखा। ये कहकर मैनेजर मुस्कुराने लगा, पर तभी मैनेजर ने अपनी बात को पूरा करते हुए बबलू से कहा, बबलू, तो तुम्हें क्या अकेले दुकान खोलने में दिक्कत है? तो हम पार्टनर बनकर काम कर लेते हैं। तुम्हें जो पगार मिलती थी वह मिलती रहेगी। तुम बनाना और मैं बेचूंगा। नहीं, मैं बना भी लूंगा और बेच भी लूंगा। आप सिर्फ पैसों का हिसाब ग्राहकों से करना। बबलू के इतना कहते ही दोनों चाय और पकोड़े खाकर घर से बाजार में दुकान की तलाश में निकल पड़ी, जहां उन्हें एक दुकान भी मिल गई जिसका किराया वो दोनों आराम से दे पाते। और फिर अगले ही दिन से दोनों ने अपनी चाय और पकोड़े की दुकान खोल ली। मैनेजर के कहे अनुसार सचमुच इनकी दुकान चल पड़ी। रोज बबलू की दुकान पर 2 से 3 हजार तक की चाय और पकोड़े आराम से बिक जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान और बढ़ा ली और जो भी स्टाफ होटल में उनका जानने वाला था, बबलू ने उन्हें भी अपनी दुकान पर काम करने के लिए बुला लिया। सब खुश थे क्योंकि सभी को फिर से एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। दुष्ट काका। एक गांव में भोलू अपने माता पिता के साथ रहता था। भोलू कोई काम नहीं करता था, जिस वजह से उसके पिता किशोर उस पर बहुत चिल्लाते थे। अरे इतना बड़ा हो गया, अभी तक काम धंधा नहीं सीखा है। पता नहीं कब काम धंधा करेगा। अब
क्यों उस पर चिल्लाते रहते हो? सीख जाएगा, वैसे भी हमारा अकेला लड़का है। अकेला है तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? पता है ना कुछ दिनों बाद हमें इसकी शादी करनी पड़ेगी, तो फिर क्या हम इसकी पत्नी को भी बैठा कर खिलाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, वह सब कुछ सीख जाएगा। तभी वहां पर भोलू आता है और अपने पिताजी से कहता है, क्या है पिताजी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया करो, ऐसे ही डोलते रहते हो। चलो बाजार से मेरे लिए चना ले आओ जाकर। ये लो 10 रुपया। ठीक है पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। और यह कहकर वह चना लेने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मदन शराब के ठेके पर खड़ा था, पर उसके पास पैसे न होने की वजह से वह काफी परेशान था। अरे अब मैं कैसे शराब लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 5 रुपए थे, उसकी तो मैंने लेकर पी ली। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? वैसे भी मुझे घर भी जाकर रुपए ही देने हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसे भोलू दिखाई पड़ता है। उसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये 10 रुपए लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसी से रुपए मांग लेने चाहिए। वैसे भी यह बुद्धू है, आसानी से बातों में आ जाएगा। और यह कहकर मदन ने भोलू को अपने पास बुलाया। अरे भोलू, इधर तो आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ काका, अभी आया। और यह कहकर वह मदन के पास गया। बताओ काका, क्या है? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बताओ भोलू, तेरी काकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम मुझे रुपए दे सकते हो? मैं तुझे कुछ ही दिनों में लाकर रुपए दे दूंगा। पर यह रुपए तो मुझे पिताजी ने चने लाने के लिए दिए हैं। अरे बेटा, किसी की मदद करना पुण्य का काम होता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए, मैं पिताजी से कह दूंगा। इसके बाद वह मदन को 10 रुपए देता है और वहां से घर आ जाता है। घर आने पर किशोर ने भोलू से कहा, अरे भोलू, चने कहाँ है? वो चने तो मैं नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि मदन काका ने रुपए ले लिए, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी, इसलिए। क्या तू उस मदन को रुपए दे आया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अजी क्यों डांट रहे हो? उसने तो अच्छा ही काम किया है। हाँ, तुमने ही तो उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है। अब यह घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकता है। अजी क्या कह रहे हो? यह कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता, यह कहीं भी जाए, पर अब मेरे यह घर में नहीं रह सकता। चल निकल जा मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी इज्जत न हो, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। हाँ जा, किसने रोका है तुझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वह वहां से चला गया। चलते चलते वह जंगल में पहुंचा। तभी उसे एक पेड़ के पास बहुत बड़ा पतीला दिखाई दिया और उस पतीले के नीचे 50 रुपए का नोट था। ये देखकर उसने कहा, अरे वाह, मुझे तो 50 रुपए मिल गए। पर यह यहाँ पर किसने रखे? और यह पतीला यहाँ कहाँ से आया? मैं कहीं से नहीं आया हूँ। तुम इन 50 रुपए को उठा लो और मुझे भी अपने साथ ले चलो।
क्या तुम बोल रहे हो? पर तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं जादुई पतीला हूँ, इसलिए अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो। यह सुनकर गोलू उसे अपने साथ घर ले आया और अपनी माँ से कहा, यह लो माँ, 50 रुपए, आप इन्हें रख लो और इस पतीले को भी रख लो। अरे इतना बड़ा पतीला कहाँ से मिल गया तुझे और किसका है यह? मुझे नहीं पता माँ, पर इस पतीले ने मुझसे कहा कि मैं इसे घर पर ले चलूं। यह क्या कह रहा है? पतीला भी कहीं बोल सकता है? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इसी ने मुझसे कहा था और यह कह रहा था कि यह जादुई पतीला है। इसी ने मुझे 50 रुपए दिए हैं। अरे मेरे बेटे, तू बिल्कुल भोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे भ्रम हुआ होगा। वैसे इस पतीले में हम बिरयानी बना सकते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इसके बाद गीता उस पतीले में बिरयानी बनाती है। बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके बाद वह अपने बेटे से कहती है, तुम इस बिरयानी को खेतों के पास ले जाकर बेच आओ और सबसे 2-2 रुपए लेना। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इसके बाद वह खेतों के किनारे पहुंच गया और बिरयानी बेचने लगा। अरे भाइयों, बिरयानी ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिरयानी। अरे कितने की है बिरयानी? 2 रुपए की प्लेट है। क्या 2 रुपए? चलो कोई बात नहीं, भूख लग रही है, चलो एक प्लेट लगा दो। ठीक है, अभी लगाता हूँ। और यह कहकर भोलू ने एक प्लेट लगाई। उस आदमी ने बिरयानी खाई और खाकर कहा, अरे भोलू, तेरी बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी बिरयानी आज से पहले कभी नहीं खाई। इसके बाद उसकी सारी बिरयानी कुछ ही देर में बिक गई, पर थोड़ी ही बची। जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में एक भिखारिन मिली और उसने भोलू से कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है, आज कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। और यह कहकर भोलू ने उसे बिरयानी दी। बिरयानी खाने के बाद उसने भोलू से कहा, तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी ऐसी ही तरक्की होती रहे। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और घर पर आ गया। घर पर आने पर उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आज तो सारी बिरयानी बिक गई और यह लो रुपए। अरे वाह, मेरे बेटे की पहली कमाई, मैं इनको संभाल कर रखूंगी। वही धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन गोलू घर पर आया था। तभी वहां पर किशोर आ गया। किशोर को देखकर वह छुप गया। इस पर किशोर ने कहा, मुझे पता है बेटा, तू यहीं पर है, मेरे सामने आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। यह सुनकर भोलू सामने आ जाता है और किशोर अपने बेटे से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तू कमाने लगा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहे। यह सुनकर गोलू बहुत खुश हुआ और एक दिन जब वह बिरयानी बेचने गया तो उसे मदन मिला। मदन ने भोलू से कहा, अरे भोलू, तेरी बिरयानी इतनी अच्छी कैसे बनती है? अरे काका, ये सब एक पतीले का कमाल है। क्या? पतीले का? ये तो बहुत अच्छी बात है।
इसके बाद भोलू वहां से चला गया। वहीं मदन ने उस पतीले को चुराने का सोचा। जब रात हुई तो मदन उसके घर पर उस पतीले को चुराने के लिए आया। मदन ने जैसे ही उस पतीले को उठाया तो पतीले ने उसे जोर का झटका दिया, जिससे वह दूर जाकर गिरा। इस पर उसने फिर से पतीला उठाने की कोशिश की तो उसे फिर से जोर का झटका लगा, जिससे मदन की कमर टूट गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने की आवाज गीता के कानों में पड़ी तो वो किशोर से बोली, अरे इतने समय कौन है? अजी सुनते हो? बाहर के कमरे से आवाज आ रही है। अच्छा चलो हम लोग चलकर देखते हैं। इसके बाद वह सभी लोग उसी कमरे में आए तो मदन दीवार के सहारे पड़ा हुआ था। मदन को देखकर भोलू ने उससे कहा, अरे काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब आप पतीला चुराने आए थे, इसलिए इसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ, तुमने तो बिल्कुल ठीक समझा, पर इस पतीले ने तो मुझे ही धो दिया। बहुत अच्छा हुआ, अब यहाँ से भाग जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर मदन वहां से चला गया। तभी पतीले से आवाज आई, सुनो, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो इसे इसी तरह चुराने के लिए लोग आते रहेंगे। पतीले को बोलता देखकर वह सभी हैरान हुए और भोलू ने अपनी माँ से कहा, मैंने आपसे कहा था, ये पतीला जादुई है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर आप चले जाओगे तो फिर हमारी बिरयानी कैसे बनेगी? तुम चिंता मत करो, अब तुम किसी भी बर्तन में बिरयानी बनाओगे, तुम्हारी सब बिक जाएगी। अब मैं किसी दूसरे भले मानुष के घर जाता हूँ। और यह कहकर पतीला गायब हो जाता है और उसकी जगह पर कुछ सिक्के बचते हैं। वह लोग उन सिक्कों को उठा लेते हैं और उन्हें मंदिर में रख देते हैं और अब वह बहुत ही खुश थे।